सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को अचीव करने के लिए हमें जिस फोर्स की ज़रूरत होती है उसे हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और जहाँ तक बात है रीस्टोरिंग फोर्स की, उसके बारे में हमने डिस्कस ये किया था कि जब मीन पोजीशन होता है x = 0, उस टाइम पे हमारा जो फोर्स है वो 0 हो जाता है। और इसी वजह से हम लोग मीन पोजीशन को इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं और ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है। अब इसके आगे अगर मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँगा तो वो ग्राफ कैसा दिखेगा, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। सो लेट अस से कि हम लोग x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट x को रखने वाले हैं और y एक्सिस पे रिस्टोरिंग फोर्स F को रखने वाले हैं। तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा आ जाएगा। और जहाँ तक बात करेंगे इसके स्लोप की, मान लेते हैं कि अगर ये एंगल यहाँ पे थीटा है तो यहाँ से हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा जो टैन थीटा यानी कि इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का स्लोप है वो स्प्रिंग कांस्टेंट k के इक्वल हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई अभी तक की बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक फोर्सेस, एक्सेलरेशन वगैरह जो एसएचएम से इन्वॉल्व हैं वो हमने डिस्कस किया। अभी हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन के नेचर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये अज्यूम कर लेते हैं कि एक स्मॉल सा ब्लॉक है जिसका मास m है और वो स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है। तो लेट अस से ये हमारा एक रिजिड सपोर्ट है, स्प्रिंग का एक एंड इस वॉल के साथ कनेक्टेड है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है और यहाँ पे m मास का एक ब्लॉक अटैच्ड है। तो स्टार्टिंग में हम लोग ये मान रहे हैं कि हमारा जो ब्लॉक है m मास का वो पॉइंट O पे है और फिर हम लोग इस ब्लॉक को O पॉइंट से थोड़ा सा स्ट्रेच करते हुए, डिस्प्लेस करते हुए आगे ले जाते हैं। सो इन द नेक्स्ट डायग्राम लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट सिचुएशन। तो इस बार जो हमारा स्प्रिंग है वो स्ट्रेच हो चुका है और हमारा जो ब्लॉक है m मास का वो पॉइंट O से आगे आके पॉइंट P तक आ चुका है। और ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है O से लेकर P तक, इसको हम लोग कैपिटल A कह रहे हैं। अभी देखिए कि जब ये ब्लॉक O से P की तरफ जा रहा होगा और रास्ते में होगा, जिस टाइम पे कि इसका डिस्प्लेसमेंट पॉइंट O से X होगा, मतलब मान लेते हैं कि फ़िलहाल ब्लॉक कहीं रास्ते में है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो X है। तो हमारा जो स्प्रिंग है इस ब्लॉक के ऊपर में kx फोर्स लगा रहा होगा। चूँकि डिस्प्लेसमेंट जो है टुवर्ड्स राइट है, इसीलिए ये स्प्रिंग फोर्स जो है वो टुवर्ड्स लेफ्ट आया होगा। और अगर हम लोग P पॉइंट तक लाने के बाद इस ब्लॉक को रेस्ट में ला करके छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा कि हमारा जो स्प्रिंग फोर्स है उसकी वजह से इस ब्लॉक का एक एक्सीलरेशन होगा और हमारा जो ब्लॉक है वो O की तरफ मूव करने लगेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो ब्लॉक है उसका एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर पॉइंट O हो रहा है, इसीलिए हमारा ब्लॉक इस A एक्सीलरेशन की वजह से O की तरफ मूव करने लगेगा। और P से O तक आते हुए कंटिन्यूसली इसका एक्सीलरेशन हो रहा था, इसीलिए जब ये पॉइंट O पे पहुँचेगा उस टाइम पे इसका स्पीड जो है वो मैक्सिमम हो गया रहेगा। तो अब इस बात को भी हम लोग समझते हैं कि हमारा जो ब्लॉक है वो वापस से पॉइंट O तक आ चुका है, लेकिन इस टाइम पे इसका स्पीड जो है वो मैक्सिमम हो चुका है। हालांकि जब O पॉइंट पे आएगा एग्जैक्टली प्रिसाइजली पॉइंट O पे, एट पॉइंट O, इसके ऊपर फोर्स 0 लग रहा होगा और इसका एक्सेलरेशन भी 0 होगा, लेकिन चूंकि इसकी स्पीड टुवर्ड्स लेफ्ट है इसीलिए ये मीन पोजीशन पे आकर के रुकेगा नहीं और इसके आगे ये ब्लॉक बढ़ता चला जाएगा और फाइनली कुछ ऐसा होगा कि हमारा जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस होने लगेगा। एंड लेट अस से हमारा स्प्रिंग कंप्रेस हो चुका है और हमारा ब्लॉक जो है वो पॉइंट O से चलते हुए पॉइंट Q तक आ चुका है और यहाँ आकर के ये ब्लॉक हमारा रुक गया।
स्प्रिंग कंप्रेस हो चुका है। अभी क्या होगा कि ये जो स्प्रिंग है इस ब्लॉक के ऊपर में टुवर्ड्स राइट एक फोर्स लगा रहा होगा, और चूंकि ये ब्लॉक क्यू पॉइंट पे आकर के रुक गया है तो हम लोग यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अगर यूज करते हैं तो हम लोग बोलेंगे कि जब पॉइंट पी पे था उससे लेकर के पॉइंट क्यू तक एनर्जी किस तरीके से कंजर्व हुई है। जब पॉइंट पी पे था तो भी ये रेस्ट में था, इसके पास सिर्फ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के इंटू डिस्प्लेसमेंट विच वॉज ओपी स्क्वायर, इतनी टोटल एनर्जी थी। और जब ये क्यू पॉइंट पे आ गया तो भी ये रेस्ट में है, और चूंकि ये रेस्ट में है इस वजह से अगेन एट पॉइंट क्यू भी इसके पास बस स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी, जिसको कि हम लोग हाफ के इंटू ओ क्यू स्क्वायर लिख रहे हैं। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ओ पी और ओ क्यू दोनों इक्वल होगा, यानी कि राइट साइड में हम लोग इस ब्लॉक को जितना डिस्प्लेस करेंगे हमारा स्प्रिंग टुवर्ड्स राइट जितना स्ट्रेच होगा उतना ही ये कंप्रेस भी होगा, इसीलिए इसको हम लोग ओ पी इक्वल्स ओ क्यू इक्वल्स ए कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि मीन पोजीशन से जो ब्लॉक है वो दोनों ही साइड मैक्सिमम डिस्टेंस जो ट्रैवल करता है वो मैक्सिमम डिस्टेंस इक्वल होता है, और इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसके बाद जब क्यू पॉइंट पे आ जाएगा ब्लॉक तो उस पे टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन यहाँ एक फोर्स लग रहा है। इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में हमारा ब्लॉक फिर से टुवर्ड्स पॉइंट ओ की तरफ मूव करेगा। ओ पर पहुँचने के बाद फिर से इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी और ये फिर से पी पॉइंट की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। वापस से ये पी पॉइंट पे जा कर के रेस्ट में आ जाएगा, फिर इसके ऊपर टुवर्ड्स लेफ्ट फोर्स लगेगा। कहने का मतलब ये है कि ये अपने मोशन को बार बार रिपीट करता रहेगा इसी स्ट्रेट लाइन पे, और इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे एक सिंपल हार्मोनिक मोशन देखने को मिलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और वो भी दोनों साइड, सो ऑन आइदर साइड, इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो यहां से हमने एम्पलीट्यूड के बारे में समझा है। हार्मोनिक मोशन के जो डिफरेंट पैरामीटर हैं उनके इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। सो इक्वेशंस ऑफ SHM, दैट इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो पहले तो हम लोग सिचुएशन का एनालिसिस कर लें कि इस सिचुएशन में हम लोग क्या बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि ऑरिजिन हमारा मीन पोजीशन है, x = 0, ये हमारा मीन पोजीशन है, और x एक्सिस के अलोंग कोई पार्टिकल है जो कि SHM कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जो फोर्स है हमारा रिस्टोरिंग फोर्स F = -kx हमारे पार्टिकल के ऊपर एक्ट करता रहता है। और हम लोग ये मान रहे हैं कि एट t = 0 इनिशियल टाइम पे जो हमारा पार्टिकल है वो एट x = x0 पे है, और यहाँ पे इसका जो वेलोसिटी है वो v0 है टुवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस। और अगर हम लोग किसी जनरल टाइम की बात करना चाहते हैं तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि हमारा जो पार्टिकल है वो एट t = t किसी भी जनरल टाइम t पे x पे आ जाता है, x = x पे आ जाता है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो v हो जाती है। तो ये सारे अजम्पशंस हमने यहाँ पे माने हैं। इनको अगर हम लोग एनालिटिकली देखना चाहें तो हम लोग कुछ ऐसा कह सकते हैं कि एट t = 0 the position of the particle x was x0 and the velocity of the particle was v0, and at general time t = t the position of the particle was x itself and the velocity of the particle was v itself। now हम लोग जानते हैं कि एक्सीलरेशन जो होता है वो फोर्स बाय मास हो जाता है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और SHM के लिए जो हमारा फोर्स होता है वो रिस्टोरिंग फोर्स होता है जिसकी वैल्यू -kx होती है। तो फोर्स के जगह मैं -kx/m लिख रहा हूँ। और आपको याद होगा कि k/m को हमने ओमेगा स्क्वायर कहा था,
तो यहाँ पे हम लोग a को वापस से माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स लिख रहे हैं। इसके बाद हम लोग कुछ ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो ओमेगा है बेसिकली वो और कुछ नहीं रूट ओवर के बाई एम हो जाता है। आप कंपेयर करके देख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम, सो ओमेगा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम। नाउ हम लोग जानते हैं कि हमारा जो एक्सीलरेशन है वो हमारे पास आया है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और एक्सीलरेशन को हम लोग वी डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हैं। वी नो दैट एक्सीलरेशन कैन बी रिटन एज वी डी वी बाई डी एक्स। एक्सीलरेशन के दो फॉर्मेट आते हैं, आपको मैं याद करा दूं। ए को आप आइदर डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं, या फिर आप ए को वी डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हैं। ये जो दोनों ही फॉर्मेट हैं वो एक्सीलरेशन के डिफरेंशियल फॉर्मेट हैं और दोनों ही काम आते हैं। सो ये दोनों ही फॉर्मेट आप याद रखेंगे। तो एक्सीलरेशन की जगह यहाँ पे हमने वी डी वी बाई डी एक्स यूज किया, विच इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अभी इसके आगे हम लोग कह सकते हैं कि जो वी डी वी है डी एक्स को आर एच एस में ले जाते हैं। तो देखिए कि हम लोग इसको किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं इसको वी डी वी, और इधर हमारे पास आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अभी हम लोग दोनों ही साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। इधर लिमिट x के ऊपर आएगा, जब t 0 था तो x की वैल्यू x नॉट थी और वेलोसिटी जो थी वो v नॉट थी, और किसी भी जनरल टाइम पे पोजीशन जो था वो x था और वेलोसिटी जो थी वो v थी। तो ये हमने यहाँ पे इसके लिमिट्स डाल दिए हैं। अब इसके बाद हम लोग जैसा कि इंटीग्रेशन में जानते हैं वी डी वी का इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट है वो है वी नॉट से लेकर के वी तक। माइनस ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा, एक्स डी एक्स बच गया, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू विद इन लिमिट एक्स नॉट टू एक्स। सो गाइज अगर मैं इसको फर्दर मैनिपुलेट करता हूँ तो हमारे पास वी स्क्वायर बाई टू माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई टू एज एल एच एस आ जाएगा, और आर एच एस में हमारे सामने आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स नॉट स्क्वायर बाई टू। और जैसा कि हम देख सकते हैं टू कॉमन है, तो मैं हर जगह से इस टू को कैंसिल कर रहा हूँ। तो इस तरह से हम लोगों का जो रिजल्ट आ रहा है वो हो गया वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग के पास वी स्क्वायर का एक एक्सप्रेशन बन रहा है। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग लिख लेते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस एक्स नॉट स्क्वायर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो हमारे पास v का एक एक्सप्रेशन आ गया है विच इज़ वी नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स नॉट स्क्वायर। ये पूरा का पूरा टर्म एक कांस्टेंट है, इसलिए इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इस पूरे चीज़ का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास v के लिए एक एक्सप्रेशन आ गया है। नाउ v का जो एक्सप्रेशन आया है हमारे सामने, उसमें से मैं ओमेगा स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर निकालना चाहता हूँ कॉमन ले करके। तो व्हाट वी कैन डू हियर इज़ वी कैन टेक ओमेगा स्क्वायर एज कॉमन, और ये वी नॉट स्क्वायर अकेले था, ओमेगा स्क्वायर इसके साथ नहीं था, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं ओमेगा स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देता हूँ। सो ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई भी हो गया और डिवाइड भी हो गया, तो इफ़ेक्ट नलीफाई हो गया। प्लस ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी मैं कॉमन ले चुका हूँ, तो आई विल हैव एक्स नॉट स्क्वायर ओनली, और साथ ही साथ यहाँ पे भी ओमेगा स्क्वायर है जो कि मैंने कॉमन ले लिया है, तो हमारे सामने बस एक्स स्क्वायर ये आएगा। अब ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, तो ये अगर स्क्वायर रूट से बाहर आता है तो ओमेगा बन के बाहर आएगा,
तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास v के लिए एक एक्सप्रेशन आ गया है। अभी हम लोग ये जो टर्म है जो कि कांस्टेंट टर्म है, इनिशियल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, इसको हम लोग ए स्क्वायर ऐसा बोल देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारा जो अजम्पशन है वो ये है कि लेट वी नॉट स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर। हालांकि बाद में मैं ये बात प्रूव कर दूंगा कि ये एम्पलीट्यूड का ही स्क्वायर है, ए इज़ एम्पलीट्यूड, बट यहाँ पे मैं ऐसा कुछ क्लेम नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं बस इसको ए स्क्वायर का नाम दे रहा हूँ। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। तो यहाँ से हमारे सामने जो v का वैल्यू आएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं ब्रैकेट के चीज़ को ए स्क्वायर कहता हूँ तो हमारे सामने जो v का एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है हमारे सामने, जो कि वर्थ रिमेंबरिंग है एसएचएम के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। अब हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है और हमें पोजीशन का एक एक्सप्रेशन चाहिए होगा, तो हम लोग v को dx/dt लिख सकते हैं और उसके बाद इसको हम लोग फर्दर मैनिपुलेट कर पाएंगे। तो लेट्स डू दैट। मैं यहाँ से v को dx/dt लिखना चाहता हूँ। सो dx/dt इज इक्वल टू ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो जो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है उसको LHS में ले आते हैं, dx के साथ कपल कर देते हैं, so that we can do the differential equation thing. So dx by square root of a square minus x square is equal to ओमेगा dt आ गया। अब हम लोग इसको दोनों साइड इंटीग्रेट करना चाहेंगे। सो लेट्स इंटीग्रेट बोथ साइड्स। ओमेगा कांस्टेंट है इसलिए इसको इंटीग्रेशन से बाहर रख रहे हैं। हमें पता है कि जब टाइम 0 था तो पार्टिकल का पोजीशन x0 था और किसी जनरल टाइम t पे पार्टिकल का जो पोजीशन है वो x है। और मैथमेटिकली हम लोग जानते हैं कि ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन का टर्म आया है dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इंटीग्रेशन का, जो फार्मूला है उसका, और इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x/a हो जाता है। सो लेट्स राइट इट। तो हम लोग यहाँ पे इसके इंटीग्रेशन को लिखेंगे साइन इनवर्स x ओवर a विद इन लिमिट x0 टू x, और यहाँ पे हमारे सामने ओमेगा t आ जाएगा और t के ऊपर लिमिट है 0 से t तक। तो अब हम लोग इस एक्सप्रेशन को लिमिट के द्वारा आगे बढ़ाएंगे और हमारे सामने जो एक्सप्रेशन है वो है साइन इनवर्स, एक बार x के जगह x लिख रहे हैं तो x/a, माइनस एक बार x के जगह x0 लिख रहे हैं तो साइन इनवर्स x0/a। ये हमारा LHS हो गया। RHS तो सिंपल है, ओमेगा t। अब हम लोग यहाँ पे एक अजम्पशन ले लेते हैं कि ये जो साइन इनवर्स x0/a है वो भी एक कांस्टेंट ही है। तो इस कांस्टेंट को हम लोग फिलहाल डेल्टा बोल रहे हैं। तो लेट अस से कि लेट साइन इनवर्स x0/a जो है उसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं, और यहाँ से हमारे सामने जो एक्सप्रेशन आता है वो है कि साइन इनवर्स x/a इज़ इक्वल टू ओमेगा t प्लस डेल्टा। तो यहाँ से हम लोग आगे कह सकते हैं कि हमारा x/a जो है वो
साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा बन रहा है। और फाइनली अब हमारे पास x के लिए इक्वेशन आ गया कि x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। और ये हमारे पास SHM का जो इक्वेशन होता है किसी भी टाइम पे, जनरल टाइम t पे पोजीशन का, वो हमारे सामने प्रेजेंट है। और अगर हम लोग इसी एक्सप्रेशन को x को डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी का भी एक्सप्रेशन आ जाएगा। सो लेट्स डू दैट ऑल्सो। सो विल से दैट v इज इक्वल टू dx बाई dt। सो आई विल हैव d बाई dt ऑफ a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। और जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि हमारा a जो है वो कांस्टेंट है, तो ये डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया। फिर साइन का डिफरेंशिएशन करें तो ये कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा आ गया। अब ओमेगा टी प्लस डेल्टा का डिफरेंशिएशन बाकी है, तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा हो गया, टी का तो 1 है और डेल्टा का तो 0 है। सो इट इज़ ओवर। सो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है वो और कुछ नहीं, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा है। तो ये हमारे सामने है वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। तो हमने पोजीशन और वेलोसिटी के लिए SHM में इक्वेशंस डिराइव कर लिए हैं।